मैं विपिन कुमार मिश्रा एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12 में फिजिक्स के सेकंड पेपर में जो पहली इकाई हमारी दी गई है प्रकाशिकी, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और प्रकाशिकी में जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो प्रकाश का अपवर्तन रहेगा, ठीक, जिसको हम कहते हैं लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों, ऐसे भी आपको शायद ज्ञात हो ही गया होगा कि कोविड-19 के तहत जो है प्रशासन ने पढ़ाई की समस्या को देखते हुए जो है 30% की कटौती लगभग हर एक जो है सब्जेक्ट में कर दिया है। तो फिजिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि काट दिए गए हैं प्रशासन द्वारा, और जो टॉपिक आपको जो है 2020 और 21 के सत्र में पढ़ाए जाएंगे उसे जो है हम ऑनलाइन वीडियो की सहायता से जो है एक एक स्टेप करके हम बताते रहेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकाश का अपवर्तन क्या है उसको जानने से पहले हम प्रकाश के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी ले सकते हैं। जैसे इससे पहले हाई स्कूल में आपने प्रकाश के विषय में पढ़ा होगा, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है प्रकाश। तो प्रकाश कहते किसे हैं? तो हम सीधे बता सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन होता है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ठीक। अगर किसी भी कमरे में प्रकाश का आवागमन ना हो तो निश्चित ही उस कमरे में जितनी भी वस्तुएं रखी होंगी वो कोई भी व्यक्ति जो है देखने में सक्षम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कमरे में प्रकाश की उपस्थिति नहीं है। अब उसके बाद अन्य छोटे छोटे टॉपिक आते हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाशिक माध्यम क्या है। तो जिस माध्यम में प्रकाश गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। उसके बाद फिर आता है दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, ये सब आपको पता ही होगा। तो हम सीधे आते हैं टॉपिक पे अपने कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इससे पहले एक टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन, जो कि इस बार जो है सिलेबस से हटा दिया गया उसको। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम से चलकर और किसी परावर्तक तल से टकराती है और टकराने के पश्चात पूर्ण या आंशिक रूप से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब ये जो है सिलेबस से हटा दिया गया, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा चर्चा ना करके सीधे अपने टॉपिक पे आते जो हमको पढ़ना है, और वो हमारा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई एक पारदर्शी माध्यम लिया जाए, ठीक, और कोई भी प्रकाश की किरण किसी समान पारदर्शी माध्यम से चले और अपवर्तन के पश्चात दूसरे समान पारदर्शी माध्यम में अपवर्तित हो जाए, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से अगर इसको हम समझना चाहें तो मान लेते हैं यहाँ पे एक ये हमारा एक जो है पारदर्शी माध्यम है जिसको हम यम डैश से दर्शा रहे हैं। ये एक प्रकाश की किरण हमारी जिसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी, और इसी को हम कहते हैं आपतन बिंदु, और इसको हम कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और यहाँ आपतन बिंदु पर एक जो है हम लंब खींच देते हैं ऐसे करके, ये इसको हम मान लेते हैं यन, और इसे हम मान लेते हैं यन डैश। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं अभिलंब, ये। और चूंकि जो है जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वो दो माध्यमों में होता है, एक विरल होता है और एक सघन माध्यम होता है। तो मान लेते हैं ऊपर का जो माध्यम हमारा y, जिसको हम कह सकते हैं विरल माध्यम, और नीचे हम मान लेते हैं कि हमारा एक जो माध्यम दिया गया है ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, इसको हम कह सकते हैं कांच। और उसके बाद जब प्रकाश की किरण जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कुछ चीजें इसमें हमको ध्यान देने वाली होंगी कि जब भी प्रकाश के अपवर्तन की बात होगी तो उसमें जो माध्यम होंगे वो हमें देखने होंगे कि वो विरल माध्यम है कि सघन माध्यम है। अब पहचान कैसे करेंगे कि विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है? तो हम सीधे कह सकते हैं कि ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी,
तो निश्चित ही वो विरल माध्यम होगा। अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है तो क्या होगा, विरल माध्यम, और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो उसे हम क्या कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। तो यहाँ पे हम दो माध्यम ले रहे हैं, यम और यम डैश। इसके ऊपर का जो माध्यम हम ले रहे हैं वो हमारा विरल माध्यम है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने वायु ले लिया, और यम डैश के नीचे जो माध्यम है वो हम सघन माध्यम ले रहे हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम इसको कांच कर देते हैं, इसका मतलब जो प्रकाश की किरण का अपवर्तन हम दिखा रहे हैं वो वायु से किस में दिखा रहे हैं, कांच में दिखा रहे हैं। ठीक, तो होता क्या है इसमें कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये तो अपवर्तन की परिभाषा है, लेकिन विचलन कैसा होता है, अगर विरल से सघन में विचलित होगी तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रकाश की किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात वह अविलंब की ओर झुक जाती है, और अगर ठीक इसका उल्टा कर देते हैं कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अब ये हमारी AB प्रकाश की किरण है, और ये जब जाएगी तो ये सीधे ना जाके, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये सीधे प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी हमारी, लेकिन ये ऐसे ना जाके थोड़ी सी अपवर्तित हो जाती है ये, और इसको हम मान लेते हैं C पॉइंट BC, और ये हो जाती है कौन सी किरण हमारी, ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण ये। तो ये आपतित किरण के अविलंब, और ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक, अब आपतित किरण और अविलंब के बीच जो बना कोण हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कोण I, और इसको हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पे अविलंब अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है जिसको हम कहते हैं कोण R, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो जाता है। अब इस फिगर के माध्यम से अगर हम समझें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो हम समझ सकते हैं कि यम डैश एक हमारा जो है पारदर्शी माध्यम या तल मान सकते हैं। ठीक, और इसके ऊपर एक हमारा जो है माध्यम है जिसको हम विरल माध्यम कह रहे हैं, और यम डैश के नीचे दूसरा हमारा माध्यम है जिसको हम सघन माध्यम कह रहे हैं। ठीक, एक प्रकाश की किरण हमारी AB है जो कि अपवर्तक तल, इसको हम अगर कहना चाहें तो इसको हम अपवर्तक तल कह सकते हैं, अपवर्तक तल। तो यम डैश हमारा क्या है, एक अपवर्तक तल है, और AB एक हमारी जो है आपतित प्रकाश की किरण है जो कि अपवर्तक तल के बिंदु B पे क्या होती है, आपतित होती है। ठीक, और इसी आपतन बिंदु B पर हम एक अविलंब खींचते हैं जिसको हम किससे दर्शाते हैं, यन डैश से हम दर्शाते हैं। और जब प्रकाश की किरण आपतन बिंदु B पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो यह प्रकाश की किरण जो BC हमारी अपवर्तित किरण है यह अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब कि ये अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और अविलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें बात आई हैं, एक तो हमारा आया है आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहा जाता है, तो हम सीधे इसको बता सकते हैं कि आपतित किरण और अविलंब के बीच जो बना कोण है उसे हम आपतन कोण I कहते हैं, और अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बना कोण है उसे हम अपवर्तन कोण क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो ये तो हो गया प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम। ठीक, अब अगर हम सघन से विरल में अपवर्तन करें तो उसके लिए चित्र क्या बनेगा हमारा, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है यम और यम डैश है, इसको हम कहते हैं अपवर्तक तल, अपवर्तक तल। और यहाँ पे जो है एक प्रकाश की किरण हमारी है ये, और इसको मान लेते हैं हम A, और इसको मान लेते हैं बिंदु B,
थोड़ा सा इसको इधर मान सकते हैं बिंदु बी, और इसको आपतन बिंदु मानकर यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच देते हैं ऐसे, इसको मान लेते हैं यन, और इसको मान लिया जाता है यन डैश। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब, अभिलंब ये। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस बात में सघन माध्यम। क्या मान लेते हैं इसको हम, सघन माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम में उदाहरण ले लेते हैं जैसे कांच, और इसको हम क्या मान लेते हैं, विरल माध्यम, विरल माध्यम। और विरल माध्यम में उदाहरण हम ले लेते हैं वायु। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो निश्चित ही हमने बताया था क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो सीधे जाएगी, लेकिन जब इसका अपवर्तन होगा तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये इसको मान लेते हैं हम BC। ये अब ये हो जाएगी हमारी आपतित किरण, आपतित किरण, और ये हो जाएगी हमारी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तब यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा, ये बनेगा कोण I, जिसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण। और यहाँ पे जो कोण बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, कोण R, इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। तो ये दो चित्र आपके बनाए गए हैं। पहले चित्र को हम A मान लेते हैं और दूसरे चित्र को हम क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। ठीक, तो इसमें हमने हाँ तो देखते हैं हम चित्र में। ये तो बताया गया था आपको कि इसमें जो है प्रकाश किरण का अपवर्तन जो था वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा था, जिससे हम देखते हैं कि अपवर्तित किरण जो थी अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसमें जो आपको दिखाया गया है, इसमें प्रकाश किरण का अपवर्तन जो दिखाया गया है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में दिखाया गया है। इसको भी एक बार हम समझ लेते हैं कि यम डैश ये हमारा अपवर्तक तल है, AB ये हमारी प्रकाश की किरण है। ठीक, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तक तल के बिंदु B पर ये आपतित होती है, और उसके बाद अपवर्तन के परिणाम स्वरूप क्योंकि ये सघन से विरल में जा रही है इसलिए अपने मार्ग से विचलित होगी और अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। और ये हमारी BC किरण है, ये हमारा जो पॉइंट है वो C है, BC किरण है जो कि अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। और इसी BC को हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभिलंब, ये अभिलंब हमारा है NB, और ये आपतित किरण AB, इसके बीच जो कोण I है वो आपतन कोण होगा। और अभिलंब यहाँ पे हमारा क्या है, BN डैश है, और जो अपवर्तित किरण है वो क्या है, BC है। इन दोनों के बीच बना कोण R होगा हमारा, जिसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, तो दोनों चित्रों को यदि ध्यान से देखा जाए तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब अपवर्तन होता है तो हम देखते हैं कि आपतन कोण I का मान अपवर्तन कोण R के मान से ज्यादा होता है। ठीक, तो इसमें हम अगर ध्यान से देखें तो कोण I ग्रेटर देन हमारा क्या है, कोण R। ये संबंध हमको प्राप्त होता है कब, जब प्रकाश किरण का अपवर्तन हमारा जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जब प्रकाश किरण का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो यहाँ पे आपतन कोण का मान जो होता है वो छोटा होता है, किससे, अपवर्तन कोण से। इसका मतलब आपतन कोण का मान हमारा क्या रहेगा, कम रहेगा, अपवर्तन कोण का मान हमारा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक, तो इन दोनों चित्रों की सहायता से हम प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा जो सही से चित्र सही दे सकते हैं। परिभाषा बहुत ही सिंपल है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से अपवर्तन के परिणाम स्वरूप विचलित हो जाती है। ठीक, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब उसमें प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी अपवर्तन के पश्चात, और अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी अपवर्तित किरण, कब, अपवर्तन के पश्चात। ठीक,
अब इसके बाद हम देखते हैं तो प्रकाश का हमारा अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश अपवर्तन के नियम होते हैं। अब देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के विषय में दो चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया गया। अब इसके आगे हम बताते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो बात की जाए अपवर्तन के नियम के, तो अपवर्तन के नियम दो होते हैं। इसका तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। ठीक, पहला नियम क्या होता है? पहला नियम इसमें होता है आपतित किरण, आपतित किरण कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हमारा हो जाएगा। दूसरा नियम क्या होता है? इसमें आपको बताया गया था कि जो भी फिगर बनाया गया था इसके पहले, उसमें बताया गया था आपको आपतित किरण, आपने देखा था चित्र में, जो ए बी आपतित किरण थी हमारी, अपवर्तित किरण BC अपवर्तित किरण थी, तथा आपतन बिंदु जो कि हमारा बिंदु B था पर खींचा गया अभिलंब जो कि हमारा n डैश था। तीनों एक ही तल में होते, मतलब तीनों एक ही तल में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। दूसरा क्या नियम होता है इसमें? अब दूसरा इसमें एक नियम लगता है जिसको हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें कहता है एक वर्णीय प्रकाश के लिए। उसका रीजन होता है कि यदि ऐसी कोई किरण हम किसी भी अपवर्तक तल पे आपतित करें जिसमें 2 या 3 रंग मिले हुए हो, ठीक, तो निश्चित ही अगर उसमें एक वर्ण से ज्यादा वर्ण होते हैं या रंग होते हैं तो अपवर्तन के पश्चात प्रत्येक रंग अपनी अपनी अपवर्तित किरण के साथ अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी हम इसकी परिभाषा बताते हैं स्नेल के नियम की, या दूसरा नियम जो हम बताते हैं, तो उसमें हम कहते हैं एक वर्णीय प्रकाश के लिए। इसका मतलब उसमें प्रकाश की जो किरण होती है उसमें केवल एक ही रंग होता है, जिससे अपवर्तन के पश्चात वो अलग अलग रंगों में विभाजित ना हो। तो इसमें बताया क्या जाता है कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए, समझ सकते हैं उसको, एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जब, जिसको हम क्या कहते हैं साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जब, जिसको क्या कहते हैं हम साइन आर, समानुपाती होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जब साइन आर समानुपाती होते हैं। इसका मतलब साइन आई समानुपाती साइन आर। अब समानुपाती का चिन्ह जब इक्वल में बदलते हैं तो उसमें एक नियतांक हमारा जुड़ जाता है, साइन आई इक्वल टू n साइन आर। इसी को हम समानुपातिक नियतांक कहते हैं, जिसको हम अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n। ये इसी को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। और इस n को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक या इसको नियतांक भी कहा जाता है, नियतांक। तो ये जो दूसरा नियम हमारा मिला हमको कि एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर समानुपाती होते हैं। तो साइन आई समानुपाती साइन आर, और जब समानुपाती का चिन्ह इक्वल में बदलता है तो एक नियतांक जोड़ देते हैं, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? n से। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू n इंटू साइन आर।
और इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो sin i अपॉन sin r इक्वल टू क्या हो जाएगा n, और n हमारा क्या है अपवर्तनांक है, ये क्या है नियतांक। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। ठीक, अब इसमें हम आगे क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके विषय में आपको बता दिया गया। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। 1 नंबर में पूछा भी जाता है ये, और इसी से संबंधित आ जाता है 1 या 2 नंबर में कि स्नेल का नियम, आप स्नेल का नियम क्या होता है और उसको आप कैसे परिभाषित करेंगे। तो हम स्नेल के नियम को भी प्रकाश अपवर्तन के दूसरे नियम के तहत परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है कि प्रकाश के अपवर्तन का अनुप्रयोग क्या है, अब हम उसको आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, तो हम देखते हैं कि इससे पहले हमने बताया था प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं जो आपको बताए गए हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग में जो सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग होता है, जिसको अधिकांशतः पूछा जाता है परीक्षाओं में, वो पूछा क्या जाता है कि जल में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अभी जल से भरा कोई पात्र ले लिया जाए और उसमें हम छड़, चाहे कोई छड़ ले लें या पेंसिल ही ले लें, जब जल में डाली जाती है उसको, तो जल के बाहर से देखने पे हमको जैसे लगता है कि जल के अंदर वो मुड़ी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन ऐसा दिखाई क्यों देता है, तो ऐसा जो भी दिखाई देता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमको दिखाई देता है। अब ऐसा होता कैसे, उसको हम चित्र की सहायता से समझते हैं। तो हम देखें अगर ध्यान से जो है, तो ये हमारा चित्र बनाया गया है। इस चित्र में जो है ये हमारा AC जो है एक छड़ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि छड़ हमारा क्या है, तो छड़ AC है। AC क्या है, हमारा एक छड़ है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं बिंदु B के नीचे ये जो परत है, इसके नीचे जो हमारा जल है जो कि सघन माध्यम है, और इसके ऊपर अगर हम जाएं तो वायु है जो कि क्या है विरल माध्यम है। और जब छड़ AC को हम क्या करते हैं, जल में डालते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो BC सिरा है, BC जो सिरा है हमारा छड़ का, वो जल के अंदर है। BC सिरा हमारा क्या है, जल के अंदर है, और जबकि जो AB हमारा सिरा है वो क्या है, जल के बाहर है। ठीक, तो AB जो है जल के बाहर है छड़ का सिरा, और BC ये जो हमारा सिरा है छड़ का, वो जल के अंदर है। ठीक, तो हम देखते हैं कि C से जो निकलने वाली प्रकाश की हमारी किरणें होती हैं, ठीक, जब वो प्रकाश की किरणें इस अपवर्तक तल पर पड़ती हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप अभिलंब से दूर हट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरण का जो अपवर्तन हो रहा है वो सघन माध्यम से किसमें हो रहा है, विरल माध्यम में। और इसके पहले के चित्र में हमने बताया था कि जब भी प्रकाश किरण का परावर्तन सघन से विरल माध्यम में होगा तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जो भी वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि C से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब इस अपवर्तक तल तक पहुंची तो सघन से विरल में जाने पर ये क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। और जब अभिलंब से दूर हटी तो ये प्रेक्षक की आंख है, और प्रेक्षक की आंख से जब उसको देखा गया तो यही जो अपवर्तित किरणें हैं, जब इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे बढ़ाने पर ये बिंदु यहाँ पर मिलती है ये, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, C डैश। तो अगर इस बिंदु को हम यहाँ पे अगर दर्शाएं तो ये क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा। ठीक, तो जब प्रेक्षक अपनी आंख से इस बिंदु C का प्रतिबिंब देखता है तो उसको C डैश दिखाई देता है, ना कि उसको C दिखाई देता है। ठीक, और ये जो BC भाग है जो जल के अंदर है, इसका जो प्रतिबिंब है वो BC ना दिखाई देकर क्या दिखाई देता है, BC डैश दिखाई देता है, जो कि हल्का क्या है, मुड़ा हुआ है। ठीक, तो वैसे तो इसी कारण से जब भी किसी सीधी छड़ को हम पानी में डालते हैं तो पानी के बाहर से जब छड़ को हम देखते हैं तो वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, जबकि वो छड़ मुड़ी हुई नहीं होती, वो होती क्या है, सीधी छड़ होती है। और मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है, बताया गया आपको कि जो पानी के अंदर का भाग होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो अपवर्तन के द्वारा प्रेक्षक को अंदर तिरछा दिखाई देता है, और तिरछा दिखाई देने का कारण एक ही है, और प्रकाश किरण का क्या है, वो अपवर्तन है। तो तिरछा दिखाई के कारण ही जो सीधी डूबी हुई पानी में छड़ होती है वो क्या दिखाई देती है, तिरछी दिखाई देती है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर एक अनुप्रयोग जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसको तैयार कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप YouTube चैनल में कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं, उसका निस्तारण जो है अगले वीडियो में किया जाएगा। अब इसके अगले का टॉपिक जो होता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।